नमस्कार दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती की यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आइए, हमारी चर्चा चल रही है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्याएं क्या हैं। और हमने इससे पहले की क्लास में शायद विभाज्यता के नियम से संबंधित पढ़ लिए थे। चलिए आज चर्चा करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण संख्याएं आप पहले भी जान चुके थे कि 0 को प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लें तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या जाना था मित्रों कि यदि प्राकृतिक संख्याओं को जीरो को प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यदि चलिए कुछ फैक्ट होते हैं उनको जान लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। अगला जानते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन सदैव पूर्ण संख्या होता है। तीसरा लिख लेते हैं, जोड़ने और घटाने पर यह प्रक्रिया सदैव सत्य नहीं होती। प्यारे मित्रों, अपन ने यह सीखा कि सबसे पहले जाना पूर्ण संख्याएं क्या थी। 0 को प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित कर लेते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब दो पूर्ण संख्याओं को हम योग करें तो वह सदैव पूर्ण संख्या ही होता है, ये निश्चित है। और दो पूर्ण संख्याओं का यदि हम गुणा करें तब भी पूर्ण संख्या होता है। लेकिन यह जो पूर्ण संख्या का नियम है, यह जोड़ने और घटाने पर यह प्रक्रिया सदैव सत्य नहीं होती, क्योंकि सदैव ऐसा नहीं है कि ऐसा आए, कभी कभी नकारात्मक रिजल्ट भी आ जाता है। तो चलिए प्यारे मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हट गया हूँ, इसके बाद अपन अगली प्रक्रिया जानते हैं। अगली प्रक्रिया में जानेंगे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं होती हैं। पहली जोड़ना, दूसरी
घटाना, तीसरी गुणा और चौथी भाग। प्यारे मित्रों, पूर्ण संख्याओं पर 4 संक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित नियम होते हैं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित नियम जोड़ने और गुणा की प्रक्रिया का पालन करती है। प्यारे मित्रों, अपन ने क्या जाना कि जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ नियम होते हैं वो जोड़ने और गुणा की प्रक्रिया का ही पालन करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम बारी बारी से एक एक नियम को जानते हैं। आशा करता हूँ मित्रों ले लिया होगा। पहला है आपका समवर्ग नियम। समवर्ग नियम क्या है मित्रों? समवर्ग नियम ए और बी दो पूर्ण संख्याएं, ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तब क्या कहता है ये नियम? देखिए, समवर्ग नियम की मैं प्यारे विद्यार्थियों पहचान बता देता हूँ। समवर्ग नियम की पहचान होती है एक साइड, मतलब एक पक्ष में इसका आंसर होता है और एक पक्ष में यह प्रश्न होता है। चलिए जानते हैं। जैसे लिखा a प्लस बी, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या हो रहा है मित्रों? प्लस, मतलब योग हो रहा है, तो हम कहेंगे योग का। चलिए ऐसा नहीं, थोड़ा सीधे एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मैंने लिखा 3 + 5 बराबर क्या लिख दिया? 8। मित्रों 3 + 5 बराबर 8, इसका मतलब एक तरफ प्रश्नमाला है और एक तरफ उत्तर है, तो ये क्या हो रहा है मित्रों? योग। तो इसे कहेंगे योग का समवर्ग नियम। योग का समवर्ग नियम क्या कहेंगे प्यारे मित्रों? योग का समवर्ग नियम। ये बस केवल पहचानने के लिए आता है। जैसे मैं लिखूँ 8 × 5, तो ये आ जाएगा 40। इसे क्या कहेंगे? गुणा का समवर्ग नियम। प्यारे विद्यार्थियों, केवल आपको ये याद रखना है कि एक तरफ यदि प्रश्न दिया जाए और एक तरफ आंसर प्लस है तो योग का, और मल्टीपल है यानी गुणा है तो गुणा का समवर्ग नियम है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। केवल आपको इतना याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि यदि एक तरफ प्रश्नमाला है, प्रश्न क्या कहता है? 3 और 5 का योग क्या होगा? तो 8 होगा, तो ये योग का समवर्ग नियम कहलाएगा। और 8 और 5 का गुणा हो रहा है, तो गुणा कितना होगा? 40, इसलिए यह गुणा का समवर्ग नियम कहलाएगा। चलिए दूसरा नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्या जानना है मित्रों? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है मित्रों? इसमें भी ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तब ये किस नियम का पालन करती हैं? देखिए,
क्रम विनिमय नियम का मेरे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे। क्रम विनिमय का मतलब है क्रम में परिवर्तन करना। चलिए जानते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, तो इसका मतलब है b प्लस ए। देखिए विद्यार्थियों, a यहाँ था, यहाँ भी है, b यहाँ था, यहाँ भी है। उसमें क्या था, ये योग हो रहा था तो सीधे अपन जैसे मैंने लिखा 8 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रम विनिमय, मतलब क्रम बदल जाएगा। अब ये 8 जाएगा पीछे और 3 आ जाएगा आगे, और ये क्या हो रहा है मित्रों, योग। इसलिए इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। क्या कहेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम। और एक और नीचे कर लेते हैं, जैसे 4 × 6, तो यहाँ कर देंगे 6 × 4, परिवर्तन कर दिया, तो इसे कहेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ गए होंगे। समवरक नियम का तात्पर्य होता है एक तरफ प्रश्न होता है और एक तरफ आंसर। बस आप ये ध्यान रखिए, प्लस का है तो योग का समवरक नियम, और गुणा का है तो गुणा का समवरक नियम। क्रम विनिमय में क्रम में परिवर्तन होता है। एक तरफ जैसे 8 प्लस 3, 8 आगे है 3 पीछे, उधर 3 आगे हो जाएगा और 8 पीछे, तो योग है तो योग का नियम, और गुणा है तो गुणा का क्रम विनिमय नियम। आशा करता हूँ मित्रों ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मित्रों फटाफट अगला जानते हैं। तीसरा है समवरक नियम। तीसरा है साहचर्य नियम। इसमें मित्रों a, b और c 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तब आगे नियम क्या कहता है, साहचर्य नियम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये नियम क्या होता है, ये नियम होता है, ध्यान रखना, जैसे 3 + 5 + 7 बराबर में यहाँ लिख लूँ 3 + 5 + 7। इसको ध्यान से समझना। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा जटिल होता है, लेकिन मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको जटिल जैसा महसूस नहीं होगा। आप समझो। अब एक बारीकी से ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो मैंने पीछे की 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब है साहचर्य नियम कहता है अब आगे की 2 संख्याओं पर ब्रैकेट लग जाएगा। तो इस नियम को हम कहेंगे योग का कौन सा नियम, साहचर्य नियम। क्या कहेंगे, योग का साहचर्य नियम। ठीक है प्यारे मित्रों। और जैसे हम अगला और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। अब देखिए मित्रों, उसमें मैंने पीछे कोई बात नहीं, इसमें आगे लगा देता हूँ, तो ये इधर पीछे आ जाएगा। संख्याएं वही हैं, संख्याएं प्यारे विद्यार्थियों वही हैं। देखिए गुणा यहाँ भी हो रहा है, 4 4 5 8 4 5 8। अंतर क्या है, बस ब्रैकेट का आगे पीछे जाना। ये साहचर्य स्थापित करता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है गुणा का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ठीक है। आशा करता हूँ मित्रों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए जानते हैं अगला। बंटन नियम। बंटन नियम
ए, बी और सी 3 पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं। तब मित्रों क्या फॉलो होता है, समझिए इस नियम को। जैसे मित्रों मैं कह दूं 3, 4 प्लस 5 बराबर आ जाएगा ये। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस नियम की बंटन नियम की एक पहचान होती है। बंटन नियम की पहचान ये होती है विद्यार्थियों कि बंटन नियम में एक साथ दोनों चिन्ह मिलेंगे आपको, योग का और गुणन का। बाकी ऐसा कोई भी नियम नहीं था जिसमें दोनों चिन्ह एक साथ मिले। इसमें दोनों चिन्ह एक साथ दिए जा रहे हैं, गुणा का भी और प्लस का भी। तो 3 का गुणा सबसे पहले 4 में होगा, तो ये आएगा 3 × 4, और ये चिन्ह का आएगा प्लस, फिर आएगा 3 का गुणन किसके साथ होगा, 5 के साथ। ये देखिए ये होगा, देखिए पहले गुणा हो रहा है और इसके बाद हो रहा है योग। पहले गुणा इसके बाद योग, तो इसमें लिखेंगे गुणा पर योग का बंटन नियम। क्या कहेंगे, गुणा पर योग का बंटन नियम। इसे कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों गुणा पर योग का बंटन नियम। चलिए मित्रों ये समझ गए होंगे, और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे समझते हैं। ये चारों नियम थे प्यारे विद्यार्थियों जो कि हो चुके हैं। अब आपको समझना है, एक छोटा सा पॉइंट मैं सिखा देता हूँ जिसका नाम है इकाई अवयव। नाम सुन के आपको लगा होगा कि सर ये है क्या इकाई अवयव, है ना मित्रों। आपको ये लग रहा होगा कि ये इकाई अवयव क्या है। इकाई अवयव आप समझ लीजिए, इकाई अवयव का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नंबर 1 मैं लिखता हूँ, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या लिखा मित्रों अपन ने, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना है। जैसे मैं 0 को 5 में जोड़ूं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा, 5, और या मैं 6 में 0 जोड़ूं तब भी आंसर क्या आएगा, 6। इसका ये होता है इकाई अवयव जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा क्या होता है, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये होते हैं इकाई अवयव। जैसे मैं 5 × 1 करूं, आंसर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थी, 5। या मैं 1 का मल्टीपल
10 में करो तो 10 एकम 10, यहाँ भी 1 पंजे 5, यानी 5 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और 10 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए ये नियम कहता है विद्यार्थियों, इकाई अवयव दो ही होते हैं और ये जोड़ने और गुणा पर ही लागू होते हैं। चलिए मित्रों आगे जानते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मित्रों, इसको ध्यान से समझिए। क्या बता रहा हूँ, यहाँ लिखना है शून्य के गुण। जिस तरह अपने प्यारे विद्यार्थियों गुण होते हैं, उसी तरह शून्य के भी गुण होते हैं, अपने गुण होते हैं। कोई अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, इसी तरह शून्य के भी गुण होते हैं। तो नंबर 1 गुण जानेंगे, शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करें तो शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करें तो उत्तर शून्य ही आएगा। शून्य ही उत्तर, नहीं गुणन लिखिए। करें तो गुणनफल शून्य ही आएगा। क्या हमने जाना, शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल शून्य ही आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 5 गुणा 0, उत्तर क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, 0। या मैं लिख दूँ 0 गुणा 100, तब भी उत्तर क्या आएगा, 0। यानी कहने का मतलब है शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल सदैव शून्य ही आएगा। चलिए अगला नियम जानते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो भागफल शून्य ही आता है। क्या पढ़ा विद्यार्थियों, यदि किसी संख्या में, यदि हम किसी संख्या में सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक लिख गया, यदि शून्य में क्या लिखा अपन ने, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो ये भागफल शून्य नहीं आता है प्यारे विद्यार्थी, ये थोड़ा गलत लिखा। दूसरी लाइन लिखनी थी, यदि किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो यह प्रक्रिया अर्थहीन होती है, या यह संक्रिया लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह संक्रिया कैसी होती है, अर्थहीन। चलिए मित्रों मैं समझा देता हूँ, आप नहीं समझोगे अर्थहीन क्या है। जैसे क्या लिखा अपन ने, यदि किसी संख्या में, संख्या है 5 और शून्य से भाग देना है। अगर हम शून्य से भाग देंगे, देखो 0 बार, यहाँ आएगा 0, फिर आएगा 5, फिर देंगे 0 बार, फिर आएगा 0, फिर आएगा 5, इसी तरह ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो क्या हम इसका वास्तविक अर्थ प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये नियम अर्थहीन होता है। यदि ये समझो, यदि किसी भी संख्या में शून्य से भाग दें तो उत्तर अपरिभाषित आता है।
चलिए मित्रों, इसका चलिए और अगला नियम जान लो। यदि शून्य में किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल शून्य ही आता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यदि किसी शून्य में, जैसे मैंने 4 का भाग दिया 0 में, तो ये 0 0 बात खत्म हो गया। यदि किसी संख्या में, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो शून्य में यदि किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल शून्य ही आता है। चलिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बचा है उसको भी ले लेते हैं इसी में। तो मित्रों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब जानते हैं एक पावर का खेला होता है। एक और समझते हैं। नंबर 1, यदि -1 की घात सम है, -1 की घात सम है, तो परिणाम +1 ही आएगा। परिणाम +1 ही आएगा। दूसरा नियम समझिए। यदि -1 की घात विषम है, तो परिणाम -1 ही आएगा। समझ गए मित्रों। यदि 1 की पावर सम है, यानी 1 का गुणा सम बार हो रहा है -1 का, तो उत्तर सदैव पॉजिटिव यानी +1 आता है। और यदि विषम बार होता है -1 का गुणा, तो उत्तर सदैव माइनस में ही आता है। चलिए एक और चीज़ सीख लेते हैं इसमें। समय तो मेरे विद्यार्थी, चलिए फिर भी समझा देते हैं थोड़ा। इकाई अंक, ये थोड़ा समझ लो, फिर इसको ख़त्म करते हैं। इकाई अंक क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? इकाई अंक होता है 3 4 5 6। जैसे मैं इसमें पूछूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आप बताओगे सर इसका इकाई अंक क्या है? 6। इसी तरह मैं इसमें पूछूं 6 × 5 इसका इकाई अंक क्या है, तो कोई भी प्रक्रिया दी हो सबसे पहले उस प्रक्रिया को हल करना है। तो 6 का गुणा करेंगे 5 में आएगा 30, इसका इकाई अंक क्या है? 0। इकाई आ जाएगा आपका 0। और जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 × 35 × 3 8 8 5 7 8 9 2 8। हमें घबराना नहीं है। ऐसे सवालों को देखकर प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें ये सोचना है इसका इकाई अंक क्या है और इसका क्या है? 5। इसका इकाई अंक क्या है? 5 और इसका इकाई अंक क्या है? 8। हमें बस इनका गुणा करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 का 5 में किया 25, यहाँ से क्या मिला? हमें मिला 5। फिर 5 का 5 में किया 25 से क्या मिला? इकाई अंक 5। और 5 का किया 8 में 5 × 40, यहाँ से क्या मिला? 40 से 0, इसलिए इसका इकाई अंक होगा 0। चलिए चलते चलते एक बात और मैं बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कल 7 का नियम पढ़ाया था।
एक नियम बताया था 7 से विभाज्य। उस नियम में मैंने ये बताया था आपको कि पिछली वाली संख्या को दोहरा करेंगे, शेष बची हुई संख्या से घटाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें ये न दिखाई दे कि 7 का भाग जा रहा है। एक इसमें नियम और होता है, यदि कोई अंक 6 या 6 के गुणा में पुनरावृत्ति होती है तो वह निश्चित ही 7 से विभाज्य होगी। क्या समझे मित्रों? यदि कोई संख्या 6 या 6 के गुणा में पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य। चलिए इसको जान लेते हैं क्या ये सच बात है। जैसे मैंने एक को 6 बार लिखा, 2 3 4 5, ये 6, इसको 6 बार लिख लिया। अब इससे चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। देखो 7 एकम 7, कितने बचे 4, अंक लिया 1 का, 5 बार 7 पंजे 35, कितना बचा 6, अंक लिया 1 का, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 5। यहाँ लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 5 अंक लिया 1 का, 7 सत्ते 49, कितना बचा 2, ये ले लेंगे इधर 1, 7 तिया 21, पूरी संख्या डिविजिबल हो गई। इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा और बताने के लिए रह गया था कि यदि कोई संख्या 6 या 6 के गुणज में रिपीट होती है तो वह निश्चित ही 7 से विभाज्य होगी। चलिए आज तक बस यहीं तक, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है और मेरा पढ़ाना हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना रुझान ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।